हमने बच्चा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहले ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से होते हुए हम पहुंचे थे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर जिस टाइम पे हमने फोर्स निकाला था तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ गया था QVB, है ना। V क्रॉस B था तो उसको अगर हम खोलेंगे तो QVB sin थीटा, और इस फोर्स का नाम हमने रखा था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिल गई थी। इसके बाद हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला डिराइव किया था, ये कहो याद किया था, लैपलेस लॉ या बाइट-सेवियट लॉ, है ना। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर एक छोटा करंट एलिमेंट है, उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी सर्टेन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो हमने निकाली थी। तो वो जो हमारे पास वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या था, IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, सीधा सीधा हमने क्या कहा था, प्रोपोर्शनल थी करंट के, magnetic field at a point is directly proportional to amount of current, it is directly proportional to length of the current element, it is directly proportional to sin theta and inversely proportional to r square। सारे को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाया उसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई थी। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी। इसके बाद का जो अपने पास टॉपिक आता है उसके अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से कॉन्टिन्यूअसली करंट जारी है और काफी बड़ी लेंथ का ये वायर है, उस पूरे वायर की वजह से मिला जुला के मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसको हम निकालने वाले हैं। बच्चे साथ के साथ नोट डाउन करेंगे और साथ में डिराइव करते रहेंगे। तो हमारे पास यहां गिवन क्या है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मान लेते हैं ये P पॉइंट है जहां पर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके अंदर से करंट क्या जा रही है, I। इसका नाम रख लेते हैं X to Y। ठीक है, जो करंट कहां जा रही है, X से Y तक। और यहां पर इस P पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम रख लिया हमने A। डन है। हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम DL इज द स्मॉल लेंथ ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसके अंदर से करंट क्या जा रही है, I। और इसकी जो लेंथ है, जो इस O पॉइंट से हम जहां पे ये P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आके मीट कर रहा है इसको O मान लेते हैं, और इसके अंदर ये जो लेंथ है टोटल कितनी है, वहां से पता चला इस लेंथ को हमने क्या नाम दिया, L। डन है बच्चा। किसी बच्चे को इसके अंदर परेशानी, एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं, इसका नाम C रख लेते हैं। डन है। अब यहां से अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं इसके साथ तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, R। डन है। यहां तक किसी बच्चे को परेशानी क्लियर है। तो अब मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे इस पूरे वायर की वजह से। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इन जनरल बात करूं, पहले यहां पे काम करते हैं, यहां हमने निकाल लिया एंगल थीटा। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बाइट-सेवियट लॉ के हिसाब से हमने अभी डिस्कस किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर है। लेकिन इस फॉर्मूला में एक इश्यू है, इस फॉर्मूला में अपने इस कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, I मुझे पता है लेकिन DL तो वेरिएबल है, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। थीटा हर बार DL के हिसाब से चेंज होता रहेगा और R भी हर बार वेरी करता रहेगा। ये हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो मल्टीपल वेरिएबल्स की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है, मेरे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेशन के लिए ये सारी वैल्यू सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए थी, है ना। मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहां पर एक एंगल मान लेता हूं बेटा फाई। डन है। और मैं हर वेरिएबल को फाई की टर्म्स में लेके आ जाऊंगा। अगर हम फाई की टर्म्स में लेके आएंगे तो मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा कि अगर यहां इस पॉइंट से यही वाला करंट एलिमेंट यहां तक जाता तो हमारे पास यही फाई की इसके रेफरेंस में एक मान लेते हैं ये फाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की साइड हमने मान लिया फाई 2 और नीचे की साइड हमने क्या मान लिया, यहां से यहां तक फाई 1। अब होता क्या है, जब मैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो जरा, तो हमारे पास ये फाई 1 और फाई 2 एंगल आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड के हर वेरिएबल को फाई की टर्म्स में लिख लूं और मैं फिर उसको इंटीग्रेट करूं फाई 1 से फाई 2 तक, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है, फाई 1 जब मैं ले रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है और फाई 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कन्वेंशनली किसी एक डायरेक्शन को क्या ले लेंगे बेटा, पॉजिटिव ले लेंगे और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। ये बात समझ में आई है।
पहला टारगेट क्या है कि जितने भी वेरिएबल हैं, डीएल है, उसके बाद फिर हमारे पास थीटा है, आर है, इन सबको ए और फाई की टर्म्स में लिख लेते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं बच्चे। हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? ओ सी पी, इन ट्रायंगल ओ सी पी। अगर मैं इसके अंदर tan फाई लगाऊं, tan फाई क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज L बाय A, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A tan फाई इज इक्वल टू L, डेरिवेटिव कर देते हैं, A सीकेंड स्क्वायर फाई, और फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा? D फाई इज इक्वल टू L का क्या आ गया? DL। हुआ कि नहीं है? ये बात समझ में आई? अगर मैं फाई के फंक्शन की टर्म्स में निकाल रहा हूं तो DL की वैल्यू ये मेरे पास निकल के आ रही है कि नहीं? डन है। और अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेता हूं, तो इसी ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होके 90 उधर माइनस होएगा, तो यहां पे 90 बच गया। तो मैं यहां से थीटा को 90 माइनस फाई लिख सकता हूं। अब मेरे पास यहां साइन थीटा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई विच इज इक्वल्स टू कॉस फाई। ठीक है, तो थीटा भी फाई की टर्म्स में हो गया, डीएल भी फाई की टर्म्स में हो गया। अब क्या रह गया? सिर्फ आर है ना, जो हमारे पास ये आर था। तो आर के लिए क्या करें बच्चा? हाइपोटेन्यूज है और बेस है, तो मैं क्या लगा देता हूं इसी ट्रायंगल में? कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन आर। आ गया कि नहीं? तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? ए बाय कॉस फाई। किसी को दिक्कत? ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। डीएल की जगह क्या डलेगा बच्चा? ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डीएल की जगह डाला ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, डी फाई साइड में मैंने इसे लिखा है क्योंकि बाकी कॉन्स्टेंट्स को, साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस फाई, ऐसे लिख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या आएगा बच्चा? ए बाय कॉस फाई, है ना, ए बाय कॉस फाई, और आर का स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। किसी को परेशानी? डन है। मैं अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा बच्चा? आई ए कॉस स्क्वायर फाई सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर से ए, जो नीचे ए स्क्वायर था ये भी कट जाएगा, ऊपर सिर्फ कॉस फाई डी फाई बचा कि नहीं? तो हमारे पास, इसको मैं डायरेक्ट लिखूं तो हमारे पास पूरा कट कटा के क्या बचा बचा? आई बाय ए टाइम्स कॉस फाई डी फाई। यही है? हाँ जी, हर बच्चे का यहीं तक पहुंचा? ध्यान से देखो, रिजल्ट यही आया। अब मुझे अगर टोटल बी निकालना है तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट कर दें इसे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाय ए, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चा? अब लिमिट्स कहां से कहां आएंगी? फाई 1 से फाई 2 तक। जो हमारे पास ये पूरा फाई 1 एंगल है जो इस एंड के लिए है, और फाई 2 जो उस एंड के लिए। लेकिन फाई 1 को हम कन्वेंशनली नेगेटिव एंगल मान लेते हैं और फाई 2 को पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया हमने। इसके साथ इंटीग्रेट करो। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चा? म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था, आई बाय ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई, और माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। डन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा? ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 1। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस यहां पे क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो आंसर आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 2 प्लस साइन ऑफ फाई 1। किसी को दिक्कत है इसमें? डन है। ये हमारे पास इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर। अब अगर मैं इसके स्पेशल केसेस बनाऊं तो स्पेशल केसेस में क्या आएगा बच्चे हमारे पास? अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें तो इसका सबसे पहला मान लेते हैं कि अगर ये अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर हमारे पास ये जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है और जो पी पॉइंट है कहीं बीच में आ जाए। ये नोट डाउन कर लिया ना बच्चे सबने साथ के साथ? इस
के फॉर्मूला को सबसे पहला हमारे पास क्या है, व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखो अगर हमारे पास ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है और जो पॉइंट P है वो कहीं बीच में नजदीक, मतलब इसके बहुत क्लोज और कहीं सेंटर में बिल्कुल लाई कर रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, दीज आर ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनेंगे कि नहीं। तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट निकला था मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो फाई और फाई दोनों फाई 1 और फाई 2 90 90 है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 ट्वाइस ऑफ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए आया कि नहीं। ये स्पेशल केस से एक और डेरिवेशन हो गई, किसके लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। डन है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए आ गई है। किसी बच्चे को परेशानी इसमें। डन है। इसके बाद है व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड अ पॉइंट P लाइज नियर द एंड Y और X, किसी एक एंड के नियर लाई कर रहा है। मतलब क्या बात हुई इसमें, हमारे पास जो पॉइंट है वो किसी एक एंड के क्लोज लाई करेगा। अगर ऐसा होगा, मान लो पॉइंट यहां पर है, तो देखो यहां से एक एंगल कितना आएगा, इंफिनिटी तक जाता रहेगा तो ऑलमोस्ट 90, और दूसरा एंगल क्या हो गया ऊपर वाला 0। ऐसे ही बना कि नहीं। तो इसी फॉर्मूला में जो हमने लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, एक एंगल हमारे पास 90 डल जाएगा और एक एंगल 0 डल जाएगा। डन है। साइन 91 साइन 0 0, तो ये हमारे पास सारा हटके म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए आया कि नहीं, अगर किसी एक एंड के क्लोज होगा। और अगर हम ये माने कि एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर मतलब ये लेंथ जो हमें गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी है L, और जो पॉइंट P है वो उसके बीचों बीच कहीं लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, ये A। तो यहां से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहां पे हमारे पास कितना एंगल था बेटा, फाई 1, यहां था फाई 2। अब पहली बात तो अगर ये लेंथ L/2 बिल्कुल मिडवे पे है तो फाई 1 और फाई 2 भी इक्वल होने चाहिए। फाई 1 और फाई 2 इक्वल होने चाहिए, तो साइन फाई 1 और साइन ऑफ फाई 2 इनकी वैल्यूज निकालना, जरा क्या आएगी बच्चा। साइन फाई 1 और साइन फाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। ये वाला अगर हमारे पास RR था, इसी तरीके से था कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस R को अगर मैं L और A की टर्म्स में लिखूं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहां पे भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आया कि नहीं, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है L/2 एंड हाइपोटेन्यूज आया अंडर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। किसी को दिक्कत। साइन फाई 1 फाई 2 की ये वैल्यू हमारे पास जो मेन फॉर्मूला था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई बाय ए ट्वाइस ऑफ L/2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ये 2 से 2 कट के फाइनल रिजल्ट आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। ये L/2 का होल स्क्वायर एलसीएम वगैरह लेके रीअरेंज कर लोगे। ये हमारे पास बच्चे सारे स्पेशल केसेस हो जाते हैं। अब इसके अंदर आते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है। तो डायरेक्शन हमारे पास कैसे निकलती थी, मैक्सवेल स्क्रू रूल से, सबको पता है, 10th क्लास से हम करते आ रहे हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसकी करंट की डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करता है तो ये कर्लिंग फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हर बार कैसे मिलेगा, कर्लिंग फिंगर्स का मतलब है अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन, तो या इस पॉइंट पे मतलब उस तरफ कहां है, तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां घूम के कहां, ये मेरी तरफ। तो पूरी उंगलियां नहीं घुमानी है, सिर्फ आधा हाफ रखना है, ऐसे आधा सा हाथ खोलना है। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आता है उस पॉइंट पे। क्लियर है। तो यहां पर तुम्हें अप्रोच कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां मुझे अप्रोच कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी को दिक्कत है इसमें, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चलो अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। एक बार बच्चा ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो पहले। हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर्स। द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द करंट इज 0.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हमें फाइंड आउट क्या करना है। एक पहली बात तो गिवन क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर।
करंट कितनी जा रही है 100 एम्पियर्स की, कितने डिस्टेंस पर, दैट मींस हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। देखो सिंपल सा फंडा है, इन्होंने क्या बोला, कंडक्टर क्या है इनफाइनाइट लेंथ का। अगर इनफाइनाइट लेंथ है, हमने अभी स्पेशल केस के लिए पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या था, μ0/4π 2I/a, ये हमने निकाला था अभी, है ना, μ0/4π 2I/a था। अब ध्यान से देखो b की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 0.5 टाइम्स 10⁻⁴ टेस्ला। μ0/4 की वैल्यू मिला जुला के क्या होती है 10⁻⁻7। 2 करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 एम्पियर्स। सिर्फ एक लौती वैल्यू अननोन है, वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा कि नहीं, सिंपल है, डन। तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया जिसकी वैल्यू क्या आ गई है 0.4 मीटर। सबका यही आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो डायग्राम वैसे इसके अंदर दे रखा है, कोशिश करना नीचे से हिंट मत लेना भाई। क्वेश्चन देखो एक बारी क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I। क्या बोला गया है, हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, एक ये स्क्वायर गिवन है, एक वायर है जिसके अंदर से I करंट घूम रही है, उसको स्क्वायर की शेप में हमने बेंड किया और उस स्क्वायर की साइड क्या है 2a, डन है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया है, तुम सोचो, मैं देखो एक बार ना सोच लो, डायरेक्ट हिंट दूंगा तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। ये बहुत इजी है, क्यों इजी है पहला बता रहा हूं, क्योंकि पहली बात तो डायग्राम ने हिंट दे दी है, ऑलरेडी जो गिवन डायग्राम है वो खुद ही हिंट दे रहा है यहां कुछ, इसको देखो और उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करो। एक काम करते हैं, पहले जनरल डिस्कशन पे आते हैं। तुम्हारे हिसाब से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं हिंट दूं 0 होनी चाहिए, और कौन बोल रहा है 0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरे को क्या होता, तुमने बोला 0 होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है 0 होनी चाहिए, है ना। अब एक बात देखो बच्चा, पहला एक बात समझते हैं इसके अंदर, मेरी बात समझोगे एक बारी, देखो बेटा, चलो 0 है नहीं है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। देखो पहला, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट के ऊपर ध्यान दूं, दिख रहा है ये वाला, सिर्फ मैं इस पार्ट के ऊपर ध्यान दूं, सिर्फ 2a लेंथ के ऊपर, बाकी को 3 को बाद में देखेंगे, तो इस 2a लेंथ के सेंटर से a और a डिस्टेंस आ गया, और मैं अगर सेंटर पॉइंट से इन डायगोनल्स के थ्रू एंगल देखूंगा तो ये डायगोनल्स हमें पता है स्क्वायर के 90 डिग्री पे होते हैं, बीचों बीच लाइन जाएगी, इसको 45 में डिवाइड करेगी, किसी को दिक्कत, φ1 की वैल्यू 45, φ2 की वैल्यू 45, वायर की लेंथ 2a, किसी को दिक्कत। हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है गिवन लेंथ के लिए, निकाला था अभी हमने स्पेशल केस के अंदर, या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है μ0/4π I/a sin φ1 sin φ2, φ1 φ2 में क्या डाल दो 45 डाल दिया, क्या आ रहा है आंसर, कुछ आ रहा है, चलो जो भी आएगा, हाँ वो वाला ले लो, वो वाला ले लो, अगर 45 से आसान हो रहा है तो मैं लेंथ के अंदर जाऊंगा क्या करना, वो तुम्हारी इच्छा हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो एक बारी पहले, अब मुद्दे पे आते हैं एक बारी, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अब इसको मेरे साथ साथ इमेजिन करना, अगर ये एक स्क्वायर है, अगर ये एक स्क्वायर है, मैं एक काम करता हूं, कोई वायर वगैरह निकाल के इमेजिनेशन में लाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा वायर जैसा भी होगा, क्योंकि एक बात समझना, और ये हम लूप की बात कर रहे हैं बच्चा, चाहे वो स्क्वायर होगा या फिर वो अब ये देखो, अगर इसको मैं स्क्वायर शेप में करूं या फिर मैं इसे सर्कल शेप में करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप तो लूप है ना, ये बात समझ पा रहे हो मेरी। तो मान लेते हैं एक बार ना, पहले एक एक काम करते हैं, एक ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, पहले इसको देखो, स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, ऐसे करके हैं, 2 ये होंगी और फिर 2 ये वाली हो जाएंगी, ऐसे ही होगा ना, मतलब प्रॉपर 4 साइड्स बन जाएंगे, चलो ठीक है। अब मेरे पास इस बात पे रहना, ये स्क्वायर ऐसे करके यहां बन रहा है, इस स्क्वायर के इधर चाहिए मुझे सेंटर पे, करंट कहां जा रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आई, इधर आई कि नहीं, और अब यही करंट घूम के इधर वाले के अंदर आएगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इधर, और इधर कहां जा रही थी, इधर भी अंदर और इधर भी अंदर, और यहां जब आई इधर भी अंदर, और जब ये घूम के ऊपर गया था इधर भी अंदर।
तो हर केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर जा रही है कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो रही है। पहला मुद्दा, जो इसने जीरो बोला था वो जीरो वाला केस तो नहीं बन रहा है ना? हाँ डन है, समझ में आया? तो जीरो क्यों नहीं है? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट्स होती, अगर मान लो इसकी करंट इधर और इसकी करंट अगर हम ये कहें कि इधर को ही जा रही होती, तो क्या होता? इसकी करंट के हिसाब से इधर और इसकी करंट के हिसाब से घूम के अंदर, तो कैंसिल आउट हो जाती अगर ये लूप ना होता। तो सिंस ये एक लूप बनेगा, चाहे वो सर्कल बने या कुछ भी बने, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में निकलेगी। क्लियर बात है ये? बाकी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब वो चाहता है कि फाइनाइट लेंथ है, एल वाला फॉर्मूला डाल दो। कोई बच्चा चाहता था 45 को यूज करना, वो डाल दो, दोनों से आंसर सेम पे पहुंचोगे। डन है? यहां देखो, तो अपने पास करंट हमारे पास गिवन नहीं है, आई की टर्म्स में निकालना है। B इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 टाइम्स, पता चला क्यों? क्योंकि 4 साइड्स के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन 45 दोनों को सॉल्व किया, √2 म्यू नॉट बाय पाई A टाइम्स I आ गया। हाँ जी, ये रहा फाइनल आंसर। ये बात समझ में आई है बच्चा? किसी बच्चे को समझने में परेशानी? परवेश भाई साहब समझ में आया ना बच्चे ये वाला पार्ट? अर्पित पता चला सबको ना? चलो आगे चलते हैं। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा। पहले ना एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं सीधा फिर डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि अगर साथ में दिखाऊंगा तो हिंट आ जाएगी। नहीं चलने तो देखो हमारे पास, देखो बेटा, टू सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर हेल्ड इन अ फॉर्म एज शोन इन फिगर। मैं फिगर अभी दिखाता हूं। वन कॉमन एंड ऑफ देम आर is at origin. If both the conductor carries the same current I, the value of magnetic field induction at point AB is। क्वेश्चन पढ़ लिया? ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। डन है? क्या बोला है बेटा? दो कंडक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रही है और इनका एक कॉमन एंड है जो ओरिजिन है, और कोई एक पॉइंट है AB, कोई एक कोऑर्डिनेट है AB। मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालें? कैसे निकालें? पहला तो एक चीज देखो, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। सेम जब मैं ऊपर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दोनों ऐड हो रही है, कैंसिल तो नहीं हो रही है। पहला मुद्दा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड प्लस होएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और दो चीजें ऐड हो रही होती तो एडिशन वाला ही आंसर होना था पहले। हाँ, नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। देखो अगर मैं इस वायर के हिसाब से ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A आ रहा है। एक तरफ साइन 90 0 क्यों होगा? क्योंकि इनफाइनाइट दे रखा है हमें। कोई कहां बोला है? क्वेश्चन में पढ़ो। अब टू सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। सेमी इनफाइनाइटली का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि एक तो कोई एंगल होगा, दूसरा वाला 90 ले लेना। यही हुआ। सेमी इनफाइनाइटली का कुछ अलग नहीं है, सेम फाइनाइट वाला केस है। तो एक में एंगल θ2, एक में एंगल θ1, θ1 प्लस 90, θ2 प्लस 90। बाकी फॉर्मूला सेम, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A। अब एक में डिस्टेंस A था, एक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है। बात समझ में आई है? ये एक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर का B है, एक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। तो I बाय A और I बाय B आ जाएगा, दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, डायरेक्ट एडिशन है। सिंपल क्वेश्चन। देखो जिसको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत रेयर सब्स्टिट्यूट हो रही है और डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज, क्वेश्चन के डायग्राम की फॉर्मेशन तुम्हें पता चलनी चाहिए। डन है? आगे चलें बच्चा। ये साइन थीटा ऐड करना पड़ेगा ना दोनों को। हाँ, साइन θ1 प्लस साइन θ2 की फॉर्म में आएगा। अब साइन थीटा को यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूँ? ए और बी की टर्म्स में निकाल लो ना, क्योंकि θ1 θ2 तो अननोन वैल्यूज थी। तो मैं क्या करूं, बी गिवन है, ए गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाला जा सकता है। तो साइन θ1 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन θ2 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी की टर्म्स में आंसर आएगा सारा। θ1 θ2 में नहीं छोड़ना, वो तो खुद अपने आप में दो अननोन वैल्यूज हैं। डन है? लिख लिया बच्चा? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इजी टॉपिक लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वही इसके ऊपर ये स्पेशल केस भी है, और यही जो क्वेश्चन, ये जो अपना डेरिवेशन है, इसी के अंदर हमारा न्यूमेरिकल भी आएगा इसी फॉर्म में। यहां क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पे कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी करंट की वजह से, है ना, क्योंकि सारों के हिसाब से करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में आएगी, आइदर इनवर्ड्स द पेपर और आउटवर्ड्स द पेपर, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, है ना। तो उसके हिसाब से मैं अब जब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ये समझ में आया डायग्राम। हमारे पास जो लूप है, लूप तो सिंपल है, यहां से करंट गई, करंट घूम के उधर आ गई। मैंने क्या किया, यह एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया बच्चा, छोटा सा एलिमेंट, जो कि ओरिजिन से बेसिकली सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो छोटा सा एलिमेंट, 90 डिग्री का एंगल बन गया, कोई परेशानी। इस एलिमेंट से ये डिस्टेंस हो गया r, dl एलिमेंट है, हमारे को फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये क्या निकला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकला। जो भी वैल्यू आएगी अगर मैं उसको पूरे सर्कमफ्रेंस के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा कि नहीं, किसी को दिक्कत। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो स्टार्ट करें। देखो हमारे पास सबसे पहले इस एलिमेंट की वजह से क्या वैल्यू आ रही है बच्चा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। परफेक्ट है, साइन 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर आया कि नहीं, साइन 91 गोविंद पक्का। b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्यों किया हमने, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास यहां म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर सारी वैल्यू कांस्टेंट है, r इज रेडियस, i करंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल dl है। इंटीग्रेट करते हैं और dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई r, पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। छोटे से एलिमेंट को अगर मैं सर्कल के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो सर्कमफ्रेंस इनटू n क्यों किया है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। भाई वो जो लूप है अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, r से r कटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r 2 पाई n, यहां तक बन गया। अब यहां इस 2 पाई n को एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर भी लिख सकते हैं। 2 पाई n क्या होता है, 2 पाई n जो होता है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर। ये समझ में आया, 2 पाई n याद है ना, थीटा बाय 360 जो हम मल्टीप्लाई करते होते थे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे, जो यही होता था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r, है ना। तो वो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r भी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, 2 पाई टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स, n आधा टर्न है, फुल टर्न है या 4 टर्न्स है, वो बेसिकली हमारे पास टोटल एंगल के बारे में ही बता रहा है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। डन है, यहां पे थीटा की फॉर्म में भी लिख लेना, थीटा क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। मतलब यही, इसी को मैं एक स्पेशल केस की तरह कैसे बना सकता हूं, अगर मैं यहां पर ऐसा बना देता हूं कि मैं इसी के अंदर यहां एक आर्क के लिए निकाल रहा हूं, बस इस आर्क के लिए, और ये क्या निकल रहा है, थीटा। तो इसी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, अब इस छोटे से आर्क की वजह से जो यहां पे आएगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा हो जाएगा। डन है। और थीटा हमेशा किस में लेना बेटा, रेडियंस में, ध्यान रखना, डिग्रीज में नहीं रहेगा, ठीक है। सबको हर बार हमें थीटा को किसको में लेना है, रेडियंस में। रेडियंस पता है ना, 180 डिग्री है तो पाई रेडियंस लिखेंगे, 90 डिग्री है तो पाई बाय 2 लिखेंगे। डन। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये क्लियर है, ये वाला जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी तब से डिस्कस कर रहे हैं कि जब अगर जो लूप घूम रहा है तो लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चा ये। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। यहां तक ठीक है बच्चा, एक बार नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूं। हमारा जो टॉपिक है बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हम क्या बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल है और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, तो हम उस करंट की वजह से, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर से फ्लो होती हुई करंट की वजह से इसके बीचों बीच जो इसका एक्सेस जा रहा होगा उस सर्टेन पॉइंट पे मैं क्या निकालने वाला हूं, मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पे नहीं निकाल रहे, किसी डिस्टेंस पे निकाल रहे। बात समझ में आई है, हमने सेंटर पे तो अभी निकाल लिया था, तो किसी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। टॉपिक समझ में आ गया। ऐसा सा हमने पहले कुछ किया है, हमने चार्ज्ड रिंग की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। अब यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैट था, चार्ज्ड रिंग थी, रुका हुआ चार्ज था। यहां पर क्या है, एक रिंग है, सर्कुलर लूप है बेसिकली, और इसके एक्सिस पर हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई है। डायग्राम साथ के साथ बनाते चलेंगे, ध्यान देते जाएंगे। इसमें हमारे पास बचा, मान लेते हैं रेडियस क्या माना हुआ है, ए, ठीक है, और यहां से पी पॉइंट का ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। इस डिस्टेंस का नाम रख लिया हमने आर। डन है, ठीक है बच्चा, डायग्राम क्लियर है सबको। ए हमारा रेडियस आ गया, आर हमारे पास उस सर्कुलर रिंग का डिस्टेंस आ गया। अब ये कहां से आया, किसी एक छोटे पॉइंट से। अब इसके अंदर से सिंस करंट फ्लो कर रही थी, ध्यान से समझना बच्चा, मेरे साथ साथ रहना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर से कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर रही है, तो इस किसी एक पॉइंट के ऊपर, इस किसी एक पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन कहां होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। करंट अगर फ्लो करेगी तो ऐसे घूम के जा रही है कि नहीं, तो किसी एक पॉइंट पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लूं, तो इस छोटे से एलिमेंट की करंट की डायरेक्शन ये आ गई, लेंथ मान लेते हैं डीएल। तो हमारे पास ये जो स्मॉल लेंथ है, ये क्या आ गई है बच्चा, डीएल, और इसकी जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो कहां आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये 3D में इमेजिन कर पा रहे हो जो मैंने अभी समझाया था। तो डीएल के हिसाब से, इस छोटे से करंट एलिमेंट के हिसाब से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये सेम वही बायट-सैवियट लॉ वाला पार्ट आ गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बस ये फर्क है इलेक्ट्रोस्टैट और इसके अंदर। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन सीधी आती थी, इसमें क्या होगा, जो ये आर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्लियर है ये बात समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर नहीं भी होगी वो हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब इसके साथ इधर को निकलेगी, ये कंटिन्यू नहीं होगी। डन है, ये क्लियर है। अब ये जो हमारे पास निकली है, इसका नाम क्या रख लेते हैं बच्चा, स्मॉल एलिमेंट की वजह से थी तो स्मॉल डीबी रख लें, मतलब बेसिकली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। और एंगल का क्या बनेगा, यहां पे हमने बना लिया फाई। ये एंगल अगर फाई है तो इस वर्टिकल लाइन की रेफरेंस में यहां पे भी फाई बन जाएगा, ठीक है। जो फाई यहां बना था सेम फाई वहां बन गया हमारा पी पॉइंट के साथ। तो ये मेरे पास कंपोनेंट क्या बन गया, डीबी कॉस फाई, और ये क्या बन गया बच्चा, डीबी साइन फाई। किसी बच्चे को परेशानी, डन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकली है, इसके दो कंपोनेंट बन गए, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। इसी तरीके से सेम इस डीएल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और सेम लेंथ का मैं एलिमेंट अज्यूम कर लूंगा, और इसका भी डिस्टेंस जो यहां से आएगा सेम वही आर आएगा, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, वो भी इसी तरीके से इधर को आएगी जो परपेंडिकुलर रहने वाली है इसके। और अगर यहां फाई है तो यहां भी फाई, और इसकी वैल्यू डीबी। किसी को परेशानी, और इस डीबी के दो कंपोनेंट, ये वाला डीबी कॉस फाई और ये वाला डीबी साइन फाई। ये डिट्टो सेम होता जा रहा है। फर्क क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर यहां साइन कंपोनेंट थे और इधर कॉस था, इसमें यहां साइन कंपोनेंट है और इधर कॉस हो गया। तो हमें एक चीज तो दिख रही है बच्चा, कॉस कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट एल्जेब्रिक सम जो बनेगा सिर्फ वो डीबी साइन फाई का बनेगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे है, तो उन सारों के लिए मैं अगर डीबी साइन फाई के आगे सिग्मा लगा दूं या इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहां तक समझ में आया बच्चे। मैं एक काम करता हूं, ये इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x। तो पहला तो एक काम करते हैं, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना। अब जो मेरे पास dB की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी बच्चा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आइडियल साइन 90। ये 90 समझ में आया ना, करंट एलिमेंट और करंट के बीच का जो एंगल होता है डायरेक्शन, उन दोनों की डायरेक्शन के बीच में 90 था अपॉन आर स्क्वायर। ये डन, डन। इससे हमारे पास क्या निकला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर।
यहां तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल गई है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कहा था बच्चे, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं डीबी में आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देता हूं। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन, ये डीबी आ गया। और सिमिलरली जैसे डीबी आया था वैसे ही मैं दूसरे वाले के लिए डीबी डैश मान लो। इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं मान लो इस वाले को मैं डीबी डैश मान लेता हूं, तो इन मैग्नीट्यूड डीबी और डीबी डैश है तो इक्वल ही, सेम ही बात है। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, करंट सेम है, लेंथ सेम है, सारा इक्वल ही है सब कुछ। डीबी डैश किसी एक के लिए मान लेते हैं, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए डीबी मान लेते हैं। अल्टीमेटली इन मैग्नीट्यूड तो दोनों वैल्यू सेम ही है, क्योंकि एलिमेंट की लेंथ सेम है, उसमें से फ्लो होने वाली करंट सेम है, तो उनके थ्रू आने वाले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम है। तो उसकी वजह से जो ये कॉस कंपोनेंट होता है हमारा, ये क्या होएगा बच्चा, एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाली है वो क्या आएगी, जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीबी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब एक बात देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस। डीएल जो होगा इंटीग्रेट होकर टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बनेगा। तो क्या बना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई टाइम्स 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बना कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? हाँ जी, क्लियर है बच्चा यहाँ तक? हाँ जी, कोई नहीं, यहाँ तक पता चला एक बारी। अब क्या करते हैं, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। और हाँ सच्ची एक और था बच्चे, मैं अभी यहाँ पे साइन फाइव भी तो था, डीबी की वैल्यू साइन फाइव का कंपोनेंट भी तो साथ में ही चल रहा था, तो साइन फाइव हमारा साथ में चल रहा है। साइन फाइव की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, साइन फाइव वैसे तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो साइन फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं साइन फाइव को रिप्लेस कर रहा हूँ ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट के साथ। डन है, कर सकता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत इसमें है ना। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। किसी को इसमें दिक्कत? म्यू नॉट बाय 4 पाई सर्कमफ्रेंस डीएल की जगह मैंने क्या डाल दिया, 2 पाई, सॉरी मैंने एक और गड़बड़ करी है यहाँ, आर नहीं है बेटा, रेडियस ए था, है ना, रेडियस ए था, आर नहीं था। यहाँ देखो आर तो ये वाला डिस्टेंस है, वो 2 पाई आर बोलने में याद रह गया बस। लिखो बेटा, इसका क्या बन रहा है, आई टाइम्स 2 पाई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन। अब ये जो 2 पाई ए स्क्वायर ये एक सिंगल टर्न के लिए, अगर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारे पास क्या निकल गया, क्या निकल गया बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, और वो सर्टेन पॉइंट कितना है, x डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज नोन है, इनकी टर्म्स में। हाँ अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, वो हमारे पास करंट के हिसाब से हम निकाल लेंगे। अगर जो करंट, इसमें भी क्या आएगा, सर्कुलर लूप अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को आ गई, करंट अगर इधर को है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। वही मैक्सवेल रूल के अंदर ही, कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये पता चला, कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन है। अब स्पेशल केसेस क्या होंगे बच्चा, देखो स्पेशल केसेस में पहला, जिस टाइम पे जो P है वो सेंटर पे लाई करेगा। अगर P सेंटर पे लाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे P सेंटर पे लाई करेगा तो x 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ध्यान से देखो, ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n i बाय a, है ना। नेक्स्ट है व्हेन P लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, बहुत दूर है, बहुत दूर है तो x इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर। सारी ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी तो नीचे एक्स क्यूब आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n i a बाय एक्स क्यूब। अब ये a क्या है, a क्या है, पाई a स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर हमने ए माना था, तो हमारे पास जो यहाँ पे पाई टाइम्स ए स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा एरिया मान लूं। तो मैंने यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू के साथ डाल दिया। अब एरिया क्यों इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चा। देखो ये हमारे पास है NIA, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A इज टोटल एरिया ऑफ द लूप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, M, कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। उसके लिए NIA फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, वहां M से रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। तो x और a को इक्वल पुट कर दिया, x और a को इक्वल पुट करेंगे तो हमारा सीधा सॉल्व होके ये आ जाएगा। तो ये कुछ अलग नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से बचा। समझ रहे हो, क्लियर बात है। इसी के साथ एक जो हमारे पास हमें पता होना चाहिए, ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था कि अगर क्लॉकवाइज करंट घूमती है, सीधा घूमती है तो साउथ पोल, उल्टा घूमती है तो नॉर्थ पोल, है ना। क्लॉकवाइज घूमती है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो नॉर्थ पोल बनाता है वो। क्लियर है। अब इसमें एक और चीज समझो, अब ये देखो, ये करंट ऐसे घूम रही है लूप के अंदर, मान लो तुम्हारे को क्या दिख रहा है, ये सर्कल तो दिख रहा है, डायरेक्शन कौन से, एंटी क्लॉकवाइज, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब यही सर्कुलर लूप एक तरफ क्या बन रहा है, साउथ पोल, मेरी तरफ साउथ और तुम्हारी तरफ नॉर्थ। दैट मींस यूनिपोलर कुछ होता ही नहीं है मैग्नेट। अगर मैं एक सर्कुलर लूप को भी कंसीडर कर रहा हूं तो एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ पोल बनेंगे। ठीक बात है, डन। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का